नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय के साथ मैं आया हूँ वो एमए हिंदी के लिए है। छायावादी युगीन काव्य स्वरूप विश्लेषण। छायावाद को हमने पहले भी एक अन्य टॉपिक में देखा है। आज फिर से हम छायावादी युग और उस युग के काव्य को और काव्य के स्वरूप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल और आधुनिक काल में 1918 से 1938 तक का जो समय है वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक कविता और आधुनिक कविता के जो प्रथम द्वितीय और तृतीय जो उत्थान है उसमें तृतीय उत्थान की सीमा 1918 से मानी है। काव्य के क्षेत्र में इस नए काव्य सृजन को छायावादी कवियों ने अरुणोदय के नाम से एक तरह से अभिहित किया है और यही नाम अभिनव अरुणोदय काव्यधारा के नाम से भी चर्चित रहा। निराला की जूही की कली 1916 और पल्लव की रचनाएं 1920 से लेकर के और आधुनिक युग का महाकाव्य कामायनी 1935 तक का जो समय है वो इस काव्य धारा में एक तरह से निर्धारित किया गया है विद्वानों के द्वारा। इस युग में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं उनमें एक तो अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता और अभिव्यंजना शिल्प के उत्कृष्ट की दृष्टि से ये काव्य श्रेष्ठ बन सका है। दूसरा, छायावादी काव्य में प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है और उसके साथ ही परवर्ती काव्यों के विकास को भी इस युग ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है। यदि तीसरी बात हम देखें तो अपने युग के जनजीवन की समग्र अभिव्यक्ति इस काव्य में मिली है और इसके साथ ही छायावादी युग का जो काव्य है वो पूर्ण रूप से या यूँ कहें कि सर्वांगीण मनुष्य के सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्श को व्यक्त करने में सक्षम रहा है। अब हमें ये देखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद जो शब्द है इसको छायाभास से निकला हुआ बताया है और प्रसाद ने छाया को मोती की आभा से जोड़ा है और वो लिखते हैं कि अभिव्यक्ति का ये निराला ढंग अपना स्वतंत्र लावण्य रखता है और मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है वैसी ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। स्त्रियों में छाया एक गुण है, अग्राम्यता सूचक सूक्ष्म भंगिमा। छायावाद वस्तु का मूल्य बढ़ा देता है। इसमें छाया किसी कोमलता और स्वप्न प्रियता रहती है। इसमें आध्यात्मिकता और सूक्ष्म की स्वप्निल आभा है। ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। अतः छायावाद ने अपनी सूक्ष्म स्वप्न प्रियता के अनुकूल एक विशिष्ट जीवन दर्शन और विशिष्ट शैली को अपनाया है, स्थापित किया है। छायावाद में अमूर्त से मूर्त की तुलना करना, मानवीकरण और विशेषण विपर्य अलंकारों का महत्व, सुंदर शब्द चित्रण, भाषा में लाक्षणिक प्रयोग और छंद में स्वच्छंदता, इस तरह की इस काव्यधारा की कुछ प्रमुख
विशेषताएं हैं, विशेष गुण हैं। बुद्धिवाद की अपेक्षा भावुकता को स्थान मिला है इस युग में। वासना के करदम से मुक्त सौंदर्य को निर्मल स्वच्छ स्वरूप प्रदान छायावादी कवियों ने किया है। आत्मसमर्पण की कोमल भावनाओं का समावेश छायावाद में देखने को मिलता है। विश्वव्यापी विलक्षण चेतना और उसके अस्तित्व को छायावाद में विशेष बल दिया गया है। छायावादी कवि जीवन की विषमताओं के साथ लड़ता है, उसका सामना करता है, और जो सामना नहीं कर सके हैं उसकी वेदना को छायावादी कवियों ने अपनी कल्पना के माध्यम से व्यक्त किया है। और फिर वो यहाँ से एक तरह से पलायन भी करता है। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस आधार पर छायावाद में पलायन को भी, या यूँ कहें कि पलायन की बात भी कही गई है। किंतु कामायनी में मनु ने इस पलायनवाद का विरोध भी किया है। वहाँ श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद है जो सृष्टि का आह्वान की एक तरह से प्रेरणा देते हैं, और वहाँ श्रद्धा से कहलवाया है कि कहा आगंतुक से सहस न, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मरकर वीर। तो इस प्रकार से कुछ विरोधाभास भी छायावाद में देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कि हिंदी के छायावादी काव्य में एक प्रकार से जिस प्रवृत्ति को बहुत अधिक महत्व मिला है, तो वो है व्यक्तिवाद की प्रधानता। इस युग में जो छायावादी काव्य है उसमें स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के साथ आधुनिक औद्योगिकता, या यूँ कहें कि आधुनिक जो उद्योग जगत है उससे प्रेरित व्यक्तिवाद भी है। आधुनिक युग की प्रतिद्वंदात्मक व्यवस्था और अपने अधिकारों के प्रति स्वायत्तता, पूंजीवादी मितव्ययता, इसके जो परिणाम निकले और इस परिणामों के स्वरूप जो विचारधारा निकल कर के आई, वो व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद का जन्म हुआ इसमें, और इस व्यक्तिवाद के फल छायावादी कवियों ने स्वच्छंदतावाद और कलावाद की दुहाई भी दी। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवादी कविता है। क्योंकि छायावादी कवि अपने व्यक्तित्व के प्रति विश्वास रखता था, और उसे बड़े उत्साह के साथ वो काव्य में भाव और कला पक्ष, उन दोनों में अपने निजी व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। इसलिए अह भाव छायावादी काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई। डॉक्टर शिवदान सिंह कहते हैं कि छायावादी कवि में माँ प्रत्येक प्रबुद्ध भारतवासी का मैं मानते हैं। इसमें आत्म केंद्रित होते हुए भी व्यापक प्रेषणीयता है। जैसे मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाद की प्रधानता हम छायावादी युगीन काव्यों में देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अधिक जिस बिंदु पर छायावादी कवियों ने जोर दिया है वो इनका रहा है प्राकृतिक सौंदर्य। यूँ तो हिंदी साहित्य के प्रत्येक युग में, चाहे वो संत साहित्य हो, उन्होंने प्रकृति की उपासना की है। यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। तो प्राकृतिक सौंदर्य से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक जो सौंदर्य है, या यूँ कहे कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, और बिना प्रकृति के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो छायावादी कवियों का मन भी
प्राकृतिक सौंदर्य में, या यूं कहें कि प्रकृति चित्रण में खूब रमा है, खूब डूबा है, सरोबोर हुआ है। तो सौंदर्य, प्रेम का चित्रण, प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यंजना, इनके लिए छायावादी कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण खूब किया है। प्रकृति की चेतनता की विविध जो भंगिमाएं होती हैं वो उन्होंने अपने काव्य में उनको व्यक्त किया है। प्रकृति के, चाहे उसका आलम्बन रूप हो, चाहे श्रृंगारिक रूप हो, उद्दीपन हो, ये सारे चित्रण है जो छायावादी कवियों ने अपने काव्य में किए हैं। इसका एक उदाहरण है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की इस चल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। कामायनी में कहा है, अलसता की सी लता, अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बहां, छांसी अंबर पथ से चली। निराला की परिमल कविता है। एक और उदाहरण है बहुत सुंदर, तोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। पंत की। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जो निराला की संध्या सुंदरी को देख सकते हैं, जिसमें प्रकृति का रम्य सूर्यास्त के समय का, संध्या का, जो उनकी संध्या सुंदरी कविता में है, दिव्य सावसान का समय मेघ में आसमां से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो इस प्रकार से छायावादी कवियों के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य की छटा अद्भुत है, निराली है। उसके बहुत ही रमणीय चित्र, मन को भाने वाले, मन को मोहित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले चित्र छायावादी कवियों ने अपने काव्य में खींचे हैं, चित्रित किए हैं, उनका वर्णन किया है। एक और खास विशेषता है जो छायावादी युगीन काव्य को एक प्रकार से उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, उसके गुणों का बखान करती है, और वो है उनका नारी चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी का बड़ा सूक्ष्म और मर्यादित चित्रण किया है। भले ही प्रसाद हो, पंत हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो, महादेवी वर्मा ने अपने नैराश्य जीवन को ही आधार मान करके और छायावादी काव्य की रचना की। और छायावादी कवियों ने नारी के सौंदर्य चित्रण में इंद्रिय बोध से जुड़े हुए तत्वों को या उन बिंदुओं को अपने काव्य में स्थान दिया। क्योंकि छायावादी जो कवि थे, उनकी जो कवि दृष्टि थी वो शरीर के साथ साथ मन पर भी केंद्रित रही, और उन्होंने नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकार किया। नारी को स्वतंत्र जीवन जीने का एक तरह से उन्होंने अपने काव्य में चित्रण किया। दाम्पत्य जीवन में शारीरिकता के बावजूद पवित्रता और सात्विकता को छायावादी कवियों ने बहुत प्रमुखता से उठाया, और उन्होंने मांसल चित्रण के विपरीत सूक्ष्म चित्रण को अपने काव्य में स्थान दिया। प्रसाद की कामायनी हम देख सकते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पगतल में, पीयूष
स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बहुत ही सुंदर चित्रण प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के माध्यम से किया है। उसकी सुंदरता के लिए छायावादी कवियों ने नए प्रतिमानों को, नए उपमानों का प्रयोग किया। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा अध खुला अंग, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसके अलावा जूही की कली में निराला जी को देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालय बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, किंतु कुल मिलाकर के ये छायावादी काव्यधारा के जो कवि हैं, उन्होंने नारी के पवित्र, उज्ज्वल और स्वतंत्र व्यक्तित्व के चित्रण अपने काव्य में किए हैं और नारी को उन्होंने एक प्रकार से स्वतंत्र करने की एक तरह से वकालत की है। एक और बहुत बड़ा बिंदु है जो छायावादी युगीन काव्य को स्पष्ट करता है, और वो है रहस्यवाद। छायावादी कवियों में रहस्यवाद की जो अनुभूति है वो दार्शनिक अंतर्मुखी चेतना से युक्त है। उन्होंने प्रकृति के विराट अस्तित्व की सत्ता को स्वीकार करते हुए रहस्यवाद की भावना को अभिव्यक्त किया है और परम सत्ता का सदैव आभास करना इनकी नियति रही है। लौकिकता से अलौकिकता, स्थूलता से सूक्ष्मता की प्रवृत्ति छायावादी काव्यों में देखने को मिलती है। उस परम सत्ता, उस परम प्रिय के विरह में तड़पन, आत्मा परमात्मा की अभिव्यक्ति, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, कभी उल्लास तो कभी अवसाद के रूप में इन्होंने अपनी कविता को चित्रित किया है। महादेवी वर्मा ने परमात्मा की अभिन्नता, उसको विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रकट किया है। तुम असीम विस्तार ज्योति के मैं तारक सुकुमार, तुम असीम विस्तार ज्योति के मैं तारक सुकुमार, तेरी देख रूपहीनता है जिसमें साकार। तुम प्राण और मैं काया, तुम प्राण और मैं काया, तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्मा और मैं मनमोहिनी माया। ये निराला कहते हैं, तुम और मैं परिमल। एक जगह और निहार में महादेवी वर्मा कहती है, ढुलकते आंसू सा सुकुमान, बिखरते सपना सा अज्ञात, चुराकर उषा का सिंदूर, मुस्कुराया जब मेरा प्रात, छिपाकर लाली में चुपचाप, सुनहरला प्याला लाया कौन। बहुत सारे रहस्यवादी जो कविताएं हैं वो छायावाद में देखने को मिलती है। छायावादी कवियों ने रहस्यवाद के साथ साथ अपने काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर को भी स्वर दिया है। राष्ट्रीयता में इनका जो प्रमुख बिंदु रहा है, या यूं कहे कि केंद्रित रहा है, वो स्वतंत्रता प्रेम अधिक रहा है। इन्होंने रहस्यवाद के साथ साथ राष्ट्रीयता के स्वर में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक तरह से सुर दिया है, उसका चित्रण इन्होंने किया है। इस युग का काव्य राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को साथ लेकर चला है।
शेरों की मांद में आज है आया सयार, जागो फिर एक बार। निराला की प्रमिल कविता है। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मांसल ही आधार, हे जीवन के पारावार।